गरीबी या निर्धनता जीवन जीने के साधनों या इस हेतु धन के अभाव की स्थिति है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के 21.9% लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मध्य प्रदेश में आप कहाँ हैं? प्रदेश के 20.63% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। सिंगरौली में 51.92% लोग गरीब हैं। सतना में 34.12% और सीधी में 52.68% लोग गरीब हैं। रीवा की बात करें तो यहाँ 37.04% लोग गरीब हैं। अनूपपुर में 41.70%, शहडोल में 43.50%, उमरिया में 45.60%। विंध्य क्षेत्र का कुल प्रतिशत है 44%, यानी विंध्य में गरीबी प्रदेश और राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। ये तो वो आंकड़ा है जो क्षेत्र में गरीबी की स्थिति बयां करता है, लेकिन ऐसे क्या उपाय हैं जिनसे इससे निदान पाया जा सकता है, यानी समस्या का समाधान आखिर कैसे मिल सकता है विंध्य की जनता को गरीबी से निजात। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस फील्ड में लंबे समय से कार्यरत कुछ एक्सपर्ट से बात करने पर विभिन्न समाधान सामने आए। मुद्दे पर उपाय देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता विकास सिंह चंदेल ने कुछ बातें सुझाई। उन्होंने योजना के स्तर पर काम करने के लिए कहा। उनका कहना है कि हमारा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग है, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसके हिसाब से ही योजनाएं आनी चाहिए। आइए विस्तार से सुनते हैं विकास सिंह चंदेल इस विषय पर क्या कहते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, इतनी अच्छी अच्छी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, पर वह जमीन तक पहुंच नहीं पा रही है। ये एक बड़ा विषय है। दूसरा है कि शासन को भी क्षेत्र के आधार पर योजना बनाने की आवश्यकता है। हमारा क्षेत्र बाकी क्षेत्रों से भिन्न है। यहाँ पर ज्योग्राफी डिफरेंट है, अलग है बाकी क्षेत्रों से। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर भूजल स्तर बहुत नीचे है, यहाँ पर नहर इत्यादि की सुविधाएं बहुत कम है। तो आप कोई फलोद्यान या उद्यानिकी जैसे प्रोजेक्ट यहाँ लगा रहे हैं, लगाना चाहें तो वह सफल ना हो पाएगा। यहाँ पर यहाँ की खनिज संपदा बाहर की कंपनियां आकर के लेके जा रही हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वह केवल बतौर लेबर, बतौर मजदूर ही काम कर पा रहे हैं। ऐसे समय में शासन को ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है कि क्या इन जंगलों से माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, क्या इसके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, क्या इनसे बने हुए प्रोडक्ट को हम नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, क्या हमारे यहाँ के कोदो कुटकी जैसे प्रसंस्करण यूनिट लगा करके इसकी अच्छी सी मार्केटिंग की जा सकती है। हमारे यहाँ प्रदेश का नंबर 1 टमाटर होता है, टमाटी मोल यहाँ से जाता है 4 रुपए 3 रुपए किलो निकल रहा है, तो किसान कैसे तरक्की करेगा। फॉरेस्ट के ऊपर हमने ऐसे प्रतिबंध लगा रखे हैं, कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से उनको हर्जाना भुगताना देना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक हमें प्लान बनाने की आवश्यकता है, एक डेवलपमेंट प्लान बनाने की आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कैसे हो, हमें करना कैसे है, हमें चलना कैसे है, आने वाले 5 साल में हमारा टारगेट क्या होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे इस प्रदेश की गरीबी को मिटाने में, गरीबी के उन्मूलन में सहायक सिद्ध होगा। भोपाल यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर अमित कुमार झा राजनीति विषय से रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर समाधान देते हुए सबसे ज़रूरी पहलू शिक्षा पर ध्यान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो शुरू तो होते हैं लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण बंद हो जाते हैं। सुनिए उनकी पूरी बात। शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। दूसरा हो गया रोजगार। रोजगार के नए साधन आपको बनाने पड़ेंगे। और मैडम ने एक बात कही थी, ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर वाली। देखिए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का भी ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो खुलने से पहले ही बंद हो जाते हैं। उसके पीछे वजह है ये है कि नौकरशाही बीच में उसे रोक देती है। नए पैसे के अवसर कम होते हैं। सरकार जैसे स्कीम लाती है तो उनका स्कीम का फायदा उनको नहीं मिल पाता। बीच में चाहे वो एलिजिबल है तो भी फायदा नहीं मिल पाता उनको। तो देखिए, बात है कि आपको रोजगार सृजक अगर बनना है तो आपको चाहिए कि ये जो लाल फीताशाही है उसे कम करें। पहला ये हो गया शिक्षा। दूसरा ये रोजगार के साधन, नए साधन डेवलप करे सरकार। और कम से कम ये करे कि डीरेगुलेट करे, कि अगर कोई रोजगार के साधन पैदा कर रहा है तो उसे काटे नहीं, उसे छीने नहीं। अभी एक वाक्य मुझे याद आता है, बताना चाहूंगा मैं कि एक
एक आदमी और या एक परिवार अपने ही घर में सिलाई मशीन लगा के यानी सिलते थे। कोरोना के बाद इन्होंने चालू किया था, कपड़े सिलने का काम किया था, 2 मशीनें लगा ली थी घर के अंदर। बिजली विभाग ने उनका मीटर यानी निकाल के यानी लाइन काट के चले गए, बोले कि आप कमर्शियल पर्पज से आप ये बिजली इस्तेमाल कर रहे हो और उसका अलग मीटर लगता है। अब आप सोचिए, आप सरकार किस हद तक जा सकती है यानी किसी को परेशान करने के लिए। सरकार की बात नहीं, सरकार को पता भी नहीं होगा, लेकिन ये सरकार के जो बाशिंदे हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो ये कर्मचारी हैं, तो मसला यही है। आपको ये छोटी-छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा कि ये अपने आप कुछ रोज़गार कर सकें। ये आपसे माँग नहीं रहे तो कम से कम इन्हें परेशान ना करें। अगर ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो। जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गए। स्ट्रीट वेंडर हम यानी बड़े शहरों में आप देखेंगे समस्या भी है कि फुटपाथ पे लगा लेते हैं। लेकिन सरकार को इनके लिए भी कुछ करना चाहिए कि जनता को परेशानी ना हो और इनका रोज़गार चलता रहे, क्योंकि इनको रोज़गार देने की कुव्वत सरकार में नहीं है। कुव्वत बेकार शब्द है, लेकिन फिर भी ये बात सच है। कितने ऐसे लोग हैं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरे खुद के साथ वाले जो हैं, अब वो अगर उनको क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अपॉर्च्युनिटी बहुत कम है, तो खुद का कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 3 ऐसे लोग हैं जिनका स्टार्टअप शुरू होने से 6 महीने में खत्म हो गया। क्योंकि सरकार उन्हें इतने बार रोकती है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। डिसेंट आंकड़ा बता रहा हूँ आपको मैं, समझिए 1 करोड़ महिलाओं को अगर ये 1000 रुपए महीने का दे रहे हैं, तो 1000 करोड़ इनका महीने का खर्चा है। मैं बहुत ही, क्योंकि ये 1250 कर दिया, अभी 3000 करने का इनका प्लान था, मैं 1000 रुपए बोल रहा हूँ और 7.5 करोड़ की आबादी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 1 करोड़ महिलाओं को तो मिल ही रहा होगा या देना चाहिए होगा इनको, क्योंकि इनके एलिजिबिलिटी में बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं। तो अगर 1000 रुपए 1 करोड़ महिलाओं को ये दे रहे हैं, तो 1000 करोड़ 1 महीने का इनका खर्चा है, सीधा-सीधा। और इनको रिटर्न में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। क्योंकि आप देखिएगा खर्चा यानी जो आपका इन्फ्लेशन देखेंगे तो आपका 920 रुपए का सिलेंडर अभी के टाइम में, पहले तो 1100 था। उसके बाद बिजली देखेंगे, बिजली बिल तो अभी 1 आध महीने से कम आ रहा है, लेकिन पहले कितना आता था। उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें सस्ती नहीं है। वो 1000 रुपए उनके लिए, उनके हाथ में कितना काम वो वही जाने। लेकिन सरकार की जेब पे क्या असर पड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। 3 महीने का 3000 करोड़। वो 3000 करोड़ अगर वो सरकार लगाए रोजगार सृजन पे, तो कितनों का भला होगा। एक रोजगार से एक परिवार चलता है। सरकार को ये सब सोचना पड़ेगा, जनता को ये सब सोचना पड़ेगा। विंध्य के रीवा जिले में लंबे समय से जमीनी स्तर पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता श्लेषा शुक्ला गरीबी के निदान के लिए विभिन्न उपाय सुझाती हैं। गरीबी से सबसे ज़्यादा जो बचने का तरीका है वो काम है। विंध्य क्षेत्र में देखिए अब बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं चलना चाहिए, पर मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप गरीबी को ही तो हम बढ़ा रहे हैं। एजुकेशन पे अगर देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में विंध्य बहुत पीछे है। एजुकेशन रेशियो बहुत कम है और फिर यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो गरीबी, जब काम ही नहीं तो गरीबी तो होनी ही है, क्योंकि लोगों को चीज़ें फ्री पे मिल रही हैं। जहाँ पे फ्री में मिलता है वहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब तक हमें काम नहीं मिलेगा, और जहाँ फ्री पे मिल रहा है वहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता। तो गरीबी का सबसे बड़ा रीज़न है कि काम ना करना, चीज़ें फ्री पे मिलना। कोई भी चीज़ें अगर हमें फ्री पे मिल रही तो हम काम नहीं करेंगे। इसलिए अगर एक चीज़ है कि आप जो चीज़ें दे सकते हो तो उनसे काम भी तो ले सकते हो ना। फ्री पे किसी को क्यों ही कुछ देना, आप दे रहे हो काम भी लीजिए। अगर एक एग्जांपल ले जाए कि यहाँ बोलते हैं कि बहुत सारे बीपीएल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अति गरीबी में आते। क्यों आते? आप उनको काम दीजिए ना। भगवान जब हमें किसी चीज़ को देने में कमी नहीं करता है। जब हम एक इंसान को बनाते हैं तो भगवान हर चीज़ देता है ना, इक्वल देता है। वो भगवान तो नहीं बोलता कि नहीं हमें आपको ना बीपीएल फैमिली में देना है, हमें ओबीसी में देना, हमें एससी में देना, हमें एसटी में देना है। ऐसे कुछ फैमिली वो भगवान नहीं बांटते हैं। तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? आप दीजिए। पर वही एक सवाल मेरा, एक हमेशा यही सवाल और यही जवाब होता है कि आप दीजिए ना, पर एक लिमिट तक, उसके बाद आप मत दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो वो काम करेंगे। गरीबी दूर करने के कुछ एक्शन पॉइंट्स ऐसे हैं। योजना का जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन, क्षेत्र की भौगोलिक संरचना के हिसाब से योजनाओं का निर्माण, सुचारू शिक्षा व्यवस्था, लोकल और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के एक बेहतर डेवलपमेंट प्लान की आवश्यकता है, प्रसंस्करण यूनिट लगाकर इनको मार्केट में पहुंचाना, रोजगार के नए साधन बनाने होंगे, लाल फीताशाही को कम करना होगा जो रोजगार के रास्ते में रोड़ा बनती है, स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना होगा,
और उसके रास्ते में आ रहे छोटे छोटे व्यवधानों को हटाना होगा।